नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है एनवीएस एग्ज़ाम की। दोस्तों आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप बेहतरीन तरीक़ा से प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पाने का ये बेहतरीन मौका आपके पास है। ओके दोस्तों, आपके इस एनवीएस नॉन टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हमने हिंदी का कंप्यूटर का क्लास ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। यदि आप लोग वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लें। उसके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं आपको, एनवीएस हिंदी 2024 करके और एनवीएस कंप्यूटर 2024 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और आपके लिए स्पेशल जीके का टेस्ट सीरीज भी ला रहे हैं। इसमें बेहतरीन क्वेश्चन देने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपका एक अच्छा खासा प्रैक्टिस होता रहेगा। और यदि आपको पहले से नहीं पता होगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, और एक स्पेशल जीके का चैनल आपके लिए बना दे रहे हैं, और उस चैनल पे स्पेशल जीके जीएस करंट अफेयर्स का ही वीडियो आएगा, जिससे आपका एक अच्छा खासा प्रिपरेशन होगा। आपको वो सभी एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा, एसएससी, रेलवे या फिर किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, और उसमें टॉपिक वाइज दी बेस्ट कंटेंट आपको देंगे। ओके दोस्तों, ये जीके का तीसरा टेस्ट सीरीज है, तो आप लोग लास्ट तक बनाएं और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। यदि आप पहले वाला दोनों टेस्ट सीरीज नहीं बनाए हैं तो बना लें, वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एनवीएस जीके 2024 करके जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके तो दोस्तों चलिए हम लोग टारगेट ऑफिसर स्पेशल जीके का तीसरा टेस्ट सीरीज बनाते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नवंबर 2023 में किस देश ने भारत में स्थित अपनी दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। यानी कि इनमें से कौन सा देश है जो नवंबर 2023 में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। आपका ऑप्शन है ईरान, अफगानिस्तान, इजराइल, अंतिम ऑप्शन है पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान ने भारत में स्थित अपनी दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एक दूसरे देशों के बीच राजनयिक संबंध होते हैं, और इस राजनयिक संबंध को और मजबूत करने के लिए हर एक देश एक दूसरे देश में अपना दूतावास बनाता है और उसमें उनके एम्बेसडर लोग रहते हैं। ओके, और एक दूसरे देश से कम्युनिकेशन करते रहते हैं। तो इसी बीच अफ़गानिस्तान जो है अपना दूतावास बंद करने का फैसला लिया, जो भारत में स्थित था। इसका मतलब ये है कि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच राजनयिक संबंध अभी एक तरह से बंद हो गए हैं। ओके, तो आप लोग इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, संविधान में डैश संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। यानी कि संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था जिसके माध्यम से सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। आपका ऑप्शन है 42वां, 44वां, 36वां, 38वां। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। और ये संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये 1975 में हुआ था। आप लोग इन सभी बातों को अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ओके हाँ, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, डेविस कप 2023 के विजेता कौन बना। यानी कि डेविस कप 2023 कौन जीता। आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। आपका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन, ब्राज़ील। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि डेविस कप 2023 कौन जीता। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इटली। इटली डेविस कप 2023 का विजेता बना। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और इसका उपविजेता कौन बना, तो वो ऑस्ट्रेलिया बना। आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये डेविस कप किससे संबंधित है, कौन सा टूर्नामेंट है। तो ये पुरुष का टेनिस टूर्नामेंट है, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। ओके, यानी कि डेविस कप का संबंध पुरुष टेनिस टूर्नामेंट से है। ओके हाँ, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, चीनी तीर्थयात्री हेनसोंग ने भारत का भ्रमण किया, किसके शासनकाल में किया था दोस्तों। तो आपका ऑप्शन है अशोक के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, अंतिम ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे कि चीनी तीर्थयात्री हेनसोंग ने किसके शासनकाल में भारत भ्रमण किया था। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन के शासनकाल में यात्रा किया था। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, हेनसांग हर्षवर्धन। ओके हाँ, तो आप लोग इस तरह से अच्छा से याद रखेंगे कि हेनसांग हर्षवर्धन के समय यात्रा किया था। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे कि नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है।
दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों, चंद्रयान-3 किस तिथि को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। तो आपका ऑप्शन है 26 अगस्त 2023, 22 अगस्त 2023, 23 अगस्त 2023, अंतिम ऑप्शन है 21 अगस्त 2023। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और ये लॉन्च कब की गई थी, तो 14 जुलाई 2023 को। ओके, तो आप लोग दोनों डेट को अच्छा से ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। तो आपका ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, अरुंधति रॉय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंतिम ऑप्शन है राजीव गांधी। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, भाखड़ा नागल बांध स्थित है, कहाँ पे स्थित है। तो आपका ऑप्शन है रावी नदी के तट पर, सतलज नदी के तट पर, चिनाब नदी के तट पर, अंतिम ऑप्शन है गंगा नदी के तट पर। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा भाखड़ा नागल बांध जो है वो सतलज नदी के तट पर स्थित है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी क्या है। तो आपका ऑप्शन है गीतों का संग्रह, कश्मीर का इतिहास, चंद्रगुप्त के शासन के बारे में, अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे कि कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी जो है इसमें किसका वर्णन है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी कश्मीर का इतिहास का चर्चा इसमें किया गया है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कल्हन होंगे। तो आप लोग इन बातों को भी अच्छा से ध्यान में रखेंगे, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इस राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया। ओके, हाँ चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे किसके। आपका ऑप्शन है आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, अंतिम ऑप्शन है प्रार्थना समाज। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे कि राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इसका स्थापना कब हुआ था, 1828 में। कहाँ पे हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आपसे कहीं ये पूछा जाए कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती थे। आप लोग इस बात को भी अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और इसका स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। आप लोग इस बात को भी अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद आपसे ये पूछे कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद थे। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। और इसका स्थापना कब हुआ था, 1897 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। इसका मुख्यालय बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आपसे कहीं ये पूछे कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो आत्माराम पांडुरंग थे। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और इनके साथ केशव चंद्र सेन का भी नाम आता है, लेकिन दोनों ऑप्शन में रहे तो आप आत्माराम पांडुरंग लगाएंगे। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और इसका स्थापना हुआ था कब, तो 1867 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। आप लोग इन सभी बातों को अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों, मैगिनोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। आपका ऑप्शन है नामीबिया और अंगोला, यूएसए और कनाडा, फ्रांस और जर्मनी, अंतिम ऑप्शन है जर्मनी और पोलैंड। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांस और जर्मनी के बीच मैगिनोट रेखा है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सतलज नदी का उद्गम है कहाँ है। आपका ऑप्शन है भारत में, चीन में, पाकिस्तान में, अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होती है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी चीन में होती है। ये चीन के तिब्बती क्षेत्र से निकलती है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, कब किया था। तो आपका ऑप्शन है 23 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट की गई थी। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है।
14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया, कब गाया गया था? आपका ऑप्शन है 1910, 1911, 1947, 1945। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि नेशनल एंथम पहली बार कब गाया गया। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1911 में गाया गया था। ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आपसे कहीं एग्जैक्ट डेट पूछे तो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? आपका ऑप्शन है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनको वी कुरियन भी कहा जाता है। उसके बाद आपका ऑप्शन है श्री एस राव, अगला ऑप्शन है एस के भारद्वाज, अंतिम ऑप्शन है मोरारजी देसाई। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि भारत में व्हाइट रिवोल्यूशन के जनक कौन माने जाते हैं। इसमें दुग्ध उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई थी। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है दोस्तों, नव कलेवर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा, केरला। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी ओडिशा में मनाया जाता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और ये नवकलेवर महोत्सव के दौरान जगन्नाथ जी की मूर्ति को बदला जाता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, जे.एस. थॉमसन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और यही आपको पूछता कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों, इसरो के द्वारा मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया था, यानी कि कब लॉन्च किया गया था? तो आपका ऑप्शन है 12 मार्च 2013, 5 नवंबर 2013, 24 सितंबर 2014, अंतिम ऑप्शन है 14 जुलाई 2013। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5 नवंबर 2013 को इसरो के द्वारा मंगलयान यानी कि मॉम को लॉन्च किया गया था। और ये मंगलयान मंगल ग्रह पे पहुंचा कब? तो 24 सितंबर 2014 को पहुंचा था। आप लोग दोनों डेट को अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ये एक तरह से स्टैटिक जीके हो चुका है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा ही जाएगा। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और आपसे कहीं रॉकेट का नाम पूछे कि किस रॉकेट के माध्यम से छोड़ा गया था मंगलयान को, तो PSLV-C-25 के माध्यम से छोड़ा गया था। आप लोग ये भी ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं। आपका ऑप्शन है लिएंडर पेस, एम नाइट श्यामलन, विजय अमृतराज, अशोक अमृतराज। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी अशोक अमृतराज। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, लव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आपका ऑप्शन है टेनिस से, क्रिकेट से, पोलो से, बिलियर्ड से। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए टेनिस से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। जब स्कोर 0 बनता है, जब टेनिस में कुछ भी स्कोर नहीं बनाया जाता है तो उसको लव कहा जाता है। 0 स्कोर के लिए लव शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है दोस्तों, वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए गए थे? आपका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंग्लैंड, कनाडा। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित की गई थी। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 इंग्लैंड में हुआ था। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है दोस्तों, वृंदावन गार्डन स्थित है, कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है मथुरा में, मनाली में, मैसूर में, मोहाली में। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करेंगे कि वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है।
दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी मैसूर में है। आपसे स्टेट का नाम पूछे तो कर्नाटक, ओके, कर्नाटक में है, और जगह का नाम पूछे तो मैसूर में। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है दोस्तों, अभी हाल ही में रमेश बैस किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं। आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करेंगे कि रमेश बैस वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। रमेश बैस इससे पहले झारखंड के राज्यपाल थे, तो आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और अभी एक वीडियो ला रहे हैं, उसमें आपको जो भी अभी नए नए राज्यपाल बने हैं ऑल टू ऑल आपको अच्छा से करवा देंगे, जो आप एग्जाम में फंसेंगे नहीं। और जो नए नए राज्यपाल बनते हैं उससे क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, तो आपको सब कुछ करवा देंगे। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है। आपका ऑप्शन है सानिया मिर्जा, नोवाक जोकोविच, लिएंडर पेस, लक्ष्य सेन। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे कि इनमें से कौन टेनिस खिलाड़ी नहीं है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी लक्ष्य सेन टेनिस खिलाड़ी नहीं है, ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वर्तमान में RN रवि राज्यपाल हैं कहाँ के। आपका ऑप्शन है कर्नाटक के, केरल के, तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे कि RN रवि किस राज्य के राज्यपाल हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अभी हाल ही में हीरालाल सामरिया देश के नए डैश बने हैं, यानी कि हीरालाल सामरिया अभी क्या हैं, किस पोस्ट पे हैं। आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। आपका ऑप्शन है मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सतर्कता आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, अंतिम ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से अपना आंसर कंफर्म करेंगे। दोस्तों हीरालाल सामरिया अभी वर्तमान में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त हैं। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। आपसे कहीं ये पूछा जाए कि अभी वर्तमान में चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है, यानी कि मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, तो वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। ओके तो आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे कहीं ये पूछे कि अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो राजीव कुमार हैं। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद कहीं आपसे ये पूछे कि UPSC के चेयरमैन अभी कौन है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है, तो वो मनोज सोनी हैं। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किनके जन्म दिवस के अवसर के रूप में मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, C राजगोपालाचारी, अंतिम ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि भारत में जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है वो 11 नवंबर को वो किनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। आप लोग जल्दी से अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, यानी कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ओके हाँ चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इनमें से किस क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम 2023 में शामिल नहीं किया गया है। आपका ऑप्शन है विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, डायना एडुलजी, अंतिम ऑप्शन है अरविंद डिसिल्वा। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि ICC हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए विराट कोहली को ICC हॉल ऑफ फेम 2023 में शामिल नहीं किया गया है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और इस तीनों खिलाड़ी को ICC हॉल ऑफ फेम 2023 में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी कौन कौन हैं, तो वीरेंद्र सहवाग हैं, डायना एडुलजी और अरविंद डिसिल्वा, है ना। भारत के 2 खिलाड़ी और ये कहाँ के हैं, श्रीलंका के हैं। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। इस बार ICC हॉल ऑफ फेम 2023 में कुल 3 खिलाड़ी को शामिल किया गया। उसमें से 2 भारत के हैं, वीरेंद्र सहवाग और डायना एडुलजी, और ये जो तीसरे हैं ये कहाँ के हैं, ये श्रीलंका के हैं, अरविंद डिसिल्वा। ओके तो आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि डायना एडुलजी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम महिला भारतीय क्रिकेटर हैं। ओके तो आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। आपसे कहीं क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली
प्रथम महिला भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो किनका नाम आएगा? डायना इडुल्जी का। ओके, ये भारत की महिला क्रिकेटर है। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है कर्नाटक, असम, केरल, उत्तराखंड। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, असम में है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है दोस्तों? फीफा महिला विश्व कप 2023 के चैंपियन कौन बना? यानी कि फीफा महिला विश्व कप 2023 के विजेता कौन बना? आपका ऑप्शन है जर्मनी, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। फीफा महिला विश्व कप 2023 कौन जीता था? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पेन फीफा महिला विश्व कप 2023 के विजेता बना। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और इसका उपविजेता कौन बना, यानी कि फाइनल में कौन हार गया? तो वो इंग्लैंड था। ओके, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। आपसे कहीं ये पूछे कि फीफा महिला विश्व कप 2023 के उपविजेता कौन था? तो वो था इंग्लैंड। ओके, और विजेता कौन था, चैंपियन कौन था? तो वो था स्पेन। और आपसे कहीं ये पूछे कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। ओके, तो ये टोटल 30 क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि आपका 30 में कितना सही हुआ, कितना आपका गलत हुआ। यदि आपको पहले से पता होगा तो आपका एक रिवीजन हो गया होगा। यदि आपको नहीं पता होगा तो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। वीडियो को रिपीट करके आप देखते रहें। धीरे धीरे करके आपका एक अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। आप अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो आपके लिए बेहतरीन कंटेंट हम लाते रहेंगे। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा नई वीडियो लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।